हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह क्लास 70वीं बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी बिहार स्पेशल से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? यह प्रश्न 69th बीपीएससी में पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी कढ़ाई का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कढ़ाई का एक प्रकार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुजनी या सुजानी बिहार का एक सुंदर हस्तशिल्प है। यह कढ़ाई का एक रूप है जो बिहार के मुजफ्फरपुर के भुसरा गांव से उत्पन्न हुआ है। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के भुसरा गांव से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यह हस्तशिल्प बिहार राज्य के मधुबनी के कुछ गांवों और राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी पाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सुजनी के लिए बिहार को जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध वास्तुकला को स्तूप, चैत्य और विहार के रूप में देखा जा सकता है। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप का अर्थ होता है टीला। स्तूप का अर्थ होता है टीला। इसमें महात्मा बुद्ध या अन्य बौद्ध संतों के अवशेष रखे जाते हैं, यानी इसमें बौद्ध धर्म के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। चैत्य क्या होता है? तो चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है, यानी ये बौद्ध धर्म का मंदिर होता है। विहार क्या होता है? तो जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, यानी बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को विहार कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में दिया है और इसमें पूछा क्या है? तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। ये आपका क्या है? गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? तो ये वर्तमान में भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, भागलपुर जिले में स्थित है। दूसरा है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। यह भी कथन क्या है? गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। ये कथन आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। ये आपका क्या है? सही है। तो इसमें गलत पूछा है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो भागलपुर जिले में यह स्थित है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा में अध्ययन के स्तर में कथित गिरावट के जवाब में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहां पे है ये? तो वर्तमान भागलपुर जिले में यह स्थित है। धर्मपाल गोपाल के पुत्र थे। गोपाल कौन थे? तो गोपाल, इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। और गोपाल के पुत्र कौन थे? तो धर्मपाल। गोपाल के बारे में ध्यान रखिएगा, तो गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। और ये कहां पे है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय? तो ये वर्तमान बिहार शरीफ में है। ठीक है, बिहार शरीफ में है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लगभग 1203 ईस्वी में इसे मोहम्मद
बिन बख्तियार खिलजी की सेनाओं ने नष्ट कर दिया था। किसे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेनाओं ने नष्ट कर दिया था। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? इंपॉर्टेंट है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाट वंश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली भाषा का विकास जो है कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। कर्नाट वंश की बात करते हैं तो कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? तो नान्य देव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नान्य देव ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था? तो 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी नान्य देव ने। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी। और कर्नाट वंश को सिमराव वंश भी कहा जाता है। इसे सिमराव वंश भी कहा जाता है। ठीक है, राजधानी क्या थी? इसकी सिमरावगढ़ थी। और इसके अंतिम शासक कौन थे कर्नाट वंश के? तो हरिसिंह देव इसके क्या थे? अंतिम शासक थे कर्नाट वंश के। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसे मिथिला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। स्थापना नान्यदेव ने किया था। कब? 1097 ईस्वी में। राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़ थी, इसलिए इसे सिमराव वंश भी कहा जाता है। अंतिम शासक कौन था? तो हरिसिंह देव इसके क्या थे? अंतिम शासक थे, और इसे मिथिला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर मगध के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगिरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ राजवंश और उनके राजधानी को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हर्यक राजवंश की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या थी? तो राजगिरी इसकी राजधानी थी। और पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी थी। पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? तो राजगिरी। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। शुंग राजवंश पाटलिपुत्र। और कर्ण वंश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। सातवाहन वंश की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान और अमरावती थी। चोल राजवंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो गंगई कोंड चोलपुरम और तंजौर। ध्यान रखिएगा, पहले इसकी राजधानी क्या थी? तंजौर। और गंगई कोंड चोलपुरम को राजधानी किसने बनाया था? तो राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है ये। वाकाटक राजवंश की राजधानी क्या थी? तो वत्स गुल्मा। इच्छाक राजवंश की आंध्र प्रदेश। गुप्त वंश पाटलिपुत्र। कदम्ब राजवंश की राजधानी वनवासी उत्तर कर्नाटक। गंग राजवंश मैसूर इसकी राजधानी थी। पल्लव राजवंश इंपॉर्टेंट है ये। पल्लव राजवंश इसकी राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। वर्धन राजवंश की राजधानी थानेश्वर थी। मैत्रक वल्लभी चालुक्य ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी राजधानी क्या थी? बदामी। मौखर राजवंश इसकी राजधानी कन्नौज थी। करकोटा राजवंश तो कश्मीर। हुन राजवंश की राजधानी साकाल। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत इसकी राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है ये। पाल वंश तो इसकी राजधानी बंगाल। और सेन राजवंश इसकी राजधानी क्या थी? बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासित भारत में बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया? ब्रिटिश शासित भारत में बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया? तो सभी को पता होगा, तो 1912 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी बंगाल से इसे अलग कर दिया गया था। और इसलिए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, बिहार से जो है उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। आप सभी को पता है पहले झारखंड भी बिहार में था, और झारखंड कब अलग हुआ बिहार से, ये भी ध्यान रखिएगा। तो झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर
15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ था। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाकी आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, पूछ रहा कौन सा बिहार में स्थित है। पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में स्थित है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है ये, ठीक है। पश्चिमी चंपारण जिले में यह स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये टाइगर रिजर्व भी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है ये, तो गजनेर राजस्थान में है ये। भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य ये बिहार के मुंगेर में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, मुंगेर में है। तो बिहार में कौन कौन स्थित है, तो आपका पहला स्थित है और चौथा स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 4, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार में कुछ और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, वैशाली में है। भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य अभी मैंने बताया मुंगेर में है ये। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये गया में है, ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य तो नाम से ही कंफर्म है, कैमूर और रोहतास में है ये। कांवर झील इंपॉर्टेंट है ये, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य तो बेगूसराय में है ये। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नागी कहाँ पे है ये, जमुई में है ये। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका जमुई में है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य तो राजगीर नालंदा में है। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है ये, तो चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और ये टाइगर रिजर्व भी है, ये पश्चिमी चंपारण में है ये, ठीक है। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में जो स्थित है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पश्चिमी चंपारण। और विक्रमशिला गंगा डाल्फिन अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ पर है ये, भागलपुर में है विक्रमशिला गंगा डाल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है, कई सारे एग्जामों में और 69 बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है ये। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है नारायणी नदी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नारायणी नदी, ठीक है, ऑप्शन सी। गंडक नदी के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण नदी है जो भारत और नेपाल के उत्तरी भाग से होकर यह बहती है, यानी ये भारत में बहती है और नेपाल में बहती है, ठीक है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व इस नदी के तट पर स्थित है। जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी चंपारण में है और ये गंडक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। स्रोत देख लेते हैं गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। यानी कहां से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है, नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में से निकलती है ये। हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 630 किलोमीटर, जिसमें 445 ये आपका भारत में है और 185 किलोमीटर ये नेपाल में बहती है, ठीक है। भारत और नेपाल में यह बहती है। जल निकासी बेसिन की बात करते हैं तो गंडक नदी कुल जल निकासी बेसिन इसका कितना है, तो 29,705 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और हाजीपुर के ठीक नीचे पटना के पास गंगा में मिल जाती है। यानी ये किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है और हाजीपुर के ठीक नीचे ये पटना के पास जो है गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मायांगदी, बारी, त्रिशूली, पंचचंद, सरहद, बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमुई में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। देखिए ये मैप देखिएगा, यहाँ पे जमुई में आपका सोना पाया जाता है। पायराइट कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास जिले में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पायराइट रोहतास में पाया जाता है। यूरेनियम गया में पाया जाता है। माइका यानी अब्रक ये नवादा और गया में पाया जाता है। गोल्ड आपका जमुई में है, ठीक है। बक्साइड आपका मुंगेर में है
रोहतास में भी पाया जाता है, बैकसाइड मुंगेर में भी है। और फायर के लिए ये आपका भागलपुर में है। सूरा जो है आपका बेगूसराय, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सरान में आपका क्या है, सूरा है। ठीक है। क्रोमियम, निकेल, लाइमस्टोन ये आपका रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? इंपॉर्टेंट है ये। त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? तो ये गंडक नदी पर किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पास गंडक नदी पर 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। यह नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को कवर करता है। बिहार में यह चंपारण, सारण, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीवान और वैशाली जैसे जिलों को यह कवर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार की भौगोलिक संरचना में चट्टान प्रणालियां शामिल हैं। चट्टान प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। देखिए, सूची 1 यहाँ पे दिया है, सूची 2 यहाँ पे दिया। अब मिलान करना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जैसे पूरा प्रश्न देखें। यहाँ पे देखते हैं, पहला इसमें है आपका धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान की बात करते हैं तो धारवाड़ हो जाएगा आपका ये तीसरा। सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान प्रणाली का हिस्सा ये धारवाड़ चट्टान, ये आपका क्या है, सबसे पुरानी है। दूसरा आपका विंध्यन चट्टान प्रणाली। विंध्यन चट्टान प्रणाली ये आपका हो जाएगा, विंध्यन का आपका हो जाएगा ये बी का चौथा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। विंध्यन चट्टान। ठीक है। चतुर्थ चट्टान प्रणाली। चतुर्थ चट्टान प्रणाली ये आपका क्वाटनरी प्रणाली की चट्टानें, तो ये सी का हो जाएगा पहला। सी का पहला हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जलोढ़ के तेजी से जमाव द्वारा निर्मित होती है। और तृतीय चट्टान प्रणाली यानी टर्सरी चट्टान प्रणाली, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। पश्चिमी चंपारण जिले में यह पाया जाता है। ठीक है। टर्सरी आपका कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिमी चंपारण जिले में यह पाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, बिहार से संबंधित है ये। धारवाड़ चट्टान बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिण पूर्व भाग, जैसे आपका मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा जिले में यह पाए जाते हैं। वे क्वार्जाइट, फिलाइट, गिनीस सिस्ट और स्लेट से बनते हैं। इस क्षेत्र में अब्रक सिस्ट का प्रभुत्व है। ठीक है, इसमें जो है अब्रक पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान ये कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण पूर्व भाग है। ये यहाँ पे मैप में देखिए, जैसे ये इस इलाके में आपका धारवाड़ चट्टान। ठीक है, इधर आपका धारवाड़ चट्टान। यहाँ पे ये सर आपका रोहतास, कैमूर वगैरह में यहाँ पे आपका विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टान है। और ये पश्चिमी चंपारण में कौन सा आपका तृतीय चट्टान है? तृतीय चट्टान या टर्सरी चट्टान प्रणाली है। और जो चतुर्थ चट्टान प्रणाली है यानी क्वाटनरी चट्टान है, तो ये बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैप के माध्यम से इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये। बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937 से 1938 के बीच बकास्त आंदोलन का समन्वय किया। ठीक है, 1937-38 में यह हुआ था बकास्त आंदोलन। बकास्त अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयं शिक्षित। बिहार काश्तकारी अधिनियम और बकास्त भूमि कर जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ आंदोलन के परिणाम स्वरूप पारित किए गए थे। एक प्रकार का ये किसान आंदोलन था ये। ठीक है, बिहटा में डालमिया चीनी मिल में जहां मजदूर किसान एकता महत्वपूर्ण थी, उन्होंने एक विजयी विद्रोह का नेतृत्व भी किया। सुभाष चंद्र बोस और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती की नजरबंदी के बारे में जानने के बाद ब्रिटिश राज द्वारा उन्हें कारावास में डालने के विरोध में 28 अप्रैल को अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 28 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस? अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी को फूड पॉइजनिंग से हत्या के प्रयास से बचाया था, वह था। इंपॉर्टेंट है ये, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। बिहार का वह रसोइया कौन था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को फूड पॉइजनिंग से हत्या के प्रयास से बचाया था? तो ये बतक मियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बटक मियाँ या बतक मियाँ। ठीक है, ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बतक मियां एक रसोइया था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को फूड पॉइजनिंग से हत्या के प्रयास से बचाया था। वह बिहार के मोतिहारी में एक नील संयंत्र का कर्मचारी था। बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया और गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। घटना क्या थी? तो महात्मा गांधी को एक नील संयंत्र के प्रबंधक इरविन ने रात के खाने पर आमंत्रित किया था। ठीक है, इरविन ने जो है खाने पर आमंत्रित किया था महात्मा गांधी जी को। इरविन ने अपने रसोइया बतक मियां, रसोइया कौन था? बतक मियां था, से एक गिलास दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को परोसने पर जोर दिया। वह परोसने गया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साजिश का पता चल गया। प्रयास से बचने के बाद महात्मा गांधी ने चंपारण में अपना विरोध जारी रखा। स्टेट मैनेजर ने बतक मियां को प्रताड़ित किया, उनका घर और संपत्ति छीन ली गई और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, ये चंपारण आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। श्री कृष्ण सिंह का जन्म इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार कई सारे एग्जाम पूछा गया है। तो 21 अक्टूबर 1887 को कहां पे हुआ था? तो खंडवा में इनका जन्म हुआ था। खंडवा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर जिला स्कूल में प्राप्त की। श्री कृष्ण सिंह ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1915 में कानूनी अभ्यास शुरू किया। बिहार केसरी के रूप में जाने वाले वे भारतीय राज्य बिहार जो 1946-1961 के पहले मुख्यमंत्री थे। ये क्या थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उपनाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है? तो देश रत्न कहा जाता है इन्हें। अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें लोकनायक कहा जाता है या जेपी के नाम से जाना जाता है। कुंवर सिंह, इन्हें बाबू के नाम से जाना जाता है, बाबू कुंवर सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, तो ये राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। बाबू जगजीवन राम, इन्हें बाबूजी कहा जाता है। वैद्यनाथ मिश्र बाबा या इन्हें नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। जनार्दन प्रसाद सिंह, इन्हें शांति का न्याय कहा जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति और विद्यापति को मैथिली कोकिल और महाकवि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन्हें महाकवि कहा जाता है या मैथिल कोकिल कहा जाता है। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? कई बार बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है ये टीआरई में पूछा जा चुका है और बीपीएससी तो पूछती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1662 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, जिसे अब पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1632 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कौन सा कदम उठाया? करा चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कौन सा कदम उठाया था? ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी इसके बाद। ऑप्शन सी। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। चंपारण आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों पर गौर करने के लिए चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, जिसका सदस्य महात्मा गांधी जी को भी बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में पूछ रहा है। वैसे स्वराज दल की स्थापना पूछा जाए तो CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। 1923 में इसकी स्थापना की थी। और स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्री कृष्ण सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्वराजवादी आंदोलन दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में किया गया। अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए 1922 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहां पे हुआ था? गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के बीच एक वैचारिक गुट बन गया। एक जो विधान परिषद में प्रवेश का समर्थन करता था, एक गुट जो था वो विधान परिषद
के प्रवेश का समर्थन करता था और दूसरा गुट क्या था, इसका विरोध करते थे और गांधीवादी मार्ग का समर्थन करते थे। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान विधान परिषद में प्रवेश के क्या थे, ये समर्थक थे। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ये सब क्या थे कि विधान परिषद में प्रवेश के समर्थक थे। वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और एम अंसारी विधानसभा में प्रवेश के परिषद में प्रवेश के क्या थे, ये विरोधी थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल का गठन किया 1923 में। और बिहार में इसकी स्थापना किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना। इंपॉर्टेंट है, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। कौन सा कर था वो, तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। ठीक है, चौकीदारी कर। नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह का मसौदा तैयार किया और 6 अप्रैल 1930 को आंदोलन की तिथि चुनी गई। बिहार में पंडित जवाहरलाल ने सत्याग्रह की सफलता के लिए बिहार का दौरा किया। उन्होंने 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक बिहार का दौरा किया। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। आंदोलन चंपारण और सारण जिलों में शुरू हुआ। यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था बिहार में चंपारण और सारण जिलों में शुरू हुआ और बाद में पटना, बेतिया, हाजीपुर और दरभंगा के क्षेत्र को प्रभावित किया। आंदोलन में खादी के उपयोग पर जोर दिया गया और नशीले पेय पदार्थों के खिलाफ एक मजबूत संदेश पेश किया गया। चौकीदारी कर, देखिए चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, कौन सा कर, चौकीदारी कर। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो ऑप्शन बी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। इंपॉर्टेंट है ये। श्री कृष्ण सिंह ने 1937 में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया। श्री कृष्ण सिंह ने 1937 में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। वायसराय पर दबाव बनाने के लिए उनके मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया। बाद में वायसराय ने मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला को राजनीतिक कैदियों के साथ मार्च 1938 में रिहा कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट है 20 नंबर का, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी। प्रश्न आ चुका है ये, तो बत्तख मियां ने बचाई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बत्तख मियां। ठीक है, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया। इंपॉर्टेंट है ये। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। किसान स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने पहले ही किसानों के साथ मिलकर असहयोग का प्रचार करते हुए पूरे प्रांत का दौरा किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसने किया था इसकी शुरुआत, महात्मा गांधी जी ने इसे शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस सोसाइटी द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये, पहले तो यही ध्यान रखिएगा, पटना महिला कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पूछा जा चुका है ये। ठीक है, और किस सोसाइटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन सी, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना बिशप बीजे सुल्विन, एस.जे. पटना के बिशप और मदर एम जोसेफिन एस.सी. सुपीरियर जनरल ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल सोसाइटी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें के लेखक कौन थे। इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें के लेखक कौन है। ये किसकी पुस्तक है ये, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इनका जन्म कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। तो सारण जिले, अब ये सीवान जिला है। ठीक है, सारण जिला अब सीवान है, के जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा, इनकी जो है शिक्षा
उन्होंने 1902 में प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने प्रवेश लिया 1902 में। 1907 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता लॉ कॉलेज में लॉ की डिग्री प्राप्त की, पढ़ाई की और कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस भी की। उन्होंने 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। 1937 में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। 1920 के दशक की शुरुआत में वे हिंदी साप्ताहिक देश और अंग्रेजी द्विसाप्ताहिक सर्चलाइट के संपादक भी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान देख लेते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। अच्छा, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1911 में ये पार्टी में शामिल हुए और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिए चुने गए, जिसके बाद उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने बिहार के चंपारण में नील बगान मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था, चंपारण जो आंदोलन हुआ था, उसका इन्होंने समर्थन किया था। बाद में 1920 में एक वकील के रूप में अपना आकर्षक करियर इन्होंने छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है अपना वकील का जो करियर था वो छोड़ दिया था और स्वतंत्रता संग्राम में ये भाग ले लिए थे। उन्होंने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, बैठकें की, राज्य का दौरा किया, भाषण दिए। उन्होंने लोगों से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, नौकरियों का बहिष्कार करने का आग्रह किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। और फिर उन्होंने 1921 में पटना में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कॉलेज की शुरुआत की 1921 में, ठीक है, और लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया। उन्होंने 1935 में क्वेटा भूकंप के बाद अपनी अध्यक्षता में सिंध और पंजाब में क्वेटा सेंट्रल रिलीफ कमेटी की स्थापना किया था। प्रसाद अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1934 भी क्या बने थे? ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बॉम्बे अधिवेशन की, देखिए। और दूसरी बार भी 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, देखिए। सुभाष चंद्र बोस जो त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, आप सभी को पता होगा, 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? पहले सुभाष चंद्र बोस बने थे, लेकिन कुछ विवादों के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद, इनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे। और तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? जब जेबी कृपलानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था 1947 में, ये तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1934 बने थे, ठीक है, दूसरी बार 1939 बने और तीसरी बार 1947 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। प्रसाद को राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कई बार गिरफ्तार किया गया और 1931 में नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जेल में डाला था। इनकी साहित्यिक कृतियां देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। चंपारण में सत्याग्रह इनकी पुस्तक है, भारत विभाजित 1946, आत्मकथा 1946, आत्मकथा भी इनकी पुस्तक है, ठीक है। बांकीपुर जेल में 3 साल की कैद के दौरान लिखी गई आत्मकथा, महात्मा गांधी और बिहार का कुछ संस्मरण 1939, बापू के कदमों में 1954 और आजादी के बाद से 1960, ये सब इनकी कृतियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना चर्च पूछ रहा है, कौन सा है? तो पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों, इसमें लगभग 200 प्रश्न है इस सीरीज में। आज की इस क्लास में हम लोग इसके 50 प्रश्नों को देखेंगे, बाकी के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। पादरी की हवेली को मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, इसे मैरी चर्च के नाम से जाना जाता है और यह बिहार का सबसे पुराना चर्च है। इसे रोमन कैथोलिक ने बिहार आने पर बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल को अपने पास रखने की अनुमति दी जाए तो वह बिहार को सौंप देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक कर देगा? इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल को अपने पास रखने की अनुमति दी जाए तो वह बिहार को सौंप देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक कर देगा? देखिए, प्रश्न सब पूछा गया, सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर खान। शेर खान ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल को अपने
पास रखने की अनुमति दी जाए तो वह बिहार को सौंप देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आ चुका है प्रश्न। तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर में स्थित है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल पूछ रहा है, कौन थे बिहार के पहले राज्यपाल? तो ऑप्शन सी, सर मॉरिस गवर्नियर हैलेट पहले क्या थे? बिहार के राज्यपाल थे सर मॉरिस गवर्नियर हैलेट। ठीक है, सर जेम्स डेविड शिप्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सर जेम्स डेविड शिप्टन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर जेम्स डेविड शिप्टन बिहार राज्य के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, सर जेम्स डेविड शिप्टन 7 अप्रैल 1932 से 31 मार्च 1936 तक बिहार और उड़ीसा के ये राज्यपाल थे। और फिर 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? उड़ीसा अलग हो गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के ये राज्यपाल थे। वे उड़ीसा से प्रांत के विभाजन के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, पहले राज्यपाल थे बिहार के ये। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बिहार के अधिकतम जिलों की सीमा से लगता है? इंपॉर्टेंट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बिहार के अधिकतम जिलों से लगता है? तो अधिकतम जिले से कौन? तो उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बिहार के अधिकतम जिलों की सीमा से लगता है? तो उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा, और झारखंड भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसलिए जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड एक से अधिक होगा। नेपाल जो है आपका 7 जिला लगता है। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, नेपाल पश्चिमी चंपारण के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले लगते हैं बनाते हैं? तो 8 जिले बनाते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, उसके बाद झारखंड 8 जिला, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार सीमा बनाते हैं। ये सब मैप के माध्यम से समझेंगे तो आप लोग जो समझ में आ जाएगा। एक बार मैप के माध्यम से देख लीजिएगा इसको। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सीमा बनाते हैं। पटना के आसपास के जिले 9 हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, सामान्य जिले नेपाल और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, जो नेपाल से भी सीमा लगाते हैं और जो नेपाल से और उत्तर प्रदेश दोनों से लगाते हैं। ठीक है, नेपाल और पश्चिम बंगाल किशनगंज से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड रोहतास से सीमा बनाते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल ये कटिहार से सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए बिहार का जो है प्रशासनिक प्रभाग दिया है। जो पटना में कौन कौन जिला आता है? भोजपुर, बक्सर, कैमूर, पटना, रोहतास, नालंदा। सारण की बात करते हैं तो सारण में सारण, सीवान, गोपालगंज आता है। इसमें सबसे छोटा ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा पूछा गया था कौन सा प्रभाग है, तो भागलपुर सबसे छोटा है। ठीक है, तो भागलपुर में सिर्फ 2 जिले आते हैं, बांका और भागलपुर। बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछा गया था ये। ठीक है, ये सबसे छोटा प्रभाग है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनी है? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी जो फाल्गु है, फाल्गु नदी करा किस नदी के संगम से बनी है? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहाना और लीजाजन नदियों के संगम से बनी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहाना और लीजाजन नदियां। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में जलोढ़ मैदान है, जिन्हें उत्तर बिहार का मैदान कहा जाता है। यह मैदान कई नदियों से संपन्न है, जो प्रकृति में बारहमासी और मौसमी दोनों हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर बिहार की कुछ नदियां जैसे आपका घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा आदि हैं। ये नदियां गंगा में मिलती हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं, सब ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर अधवारा, कमला, बलान आदि कोसी नदी के माध्यम से गंगा में ये गिरती हैं। ठीक है, बिहार की कुछ नदियां देखिए यहाँ पे दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान स्थापित किए गए थे? पहली बार चाय बागान कहां पर स्थापित किए गए थे? तो ऑप्शन ए ठाकुरगंज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुरगंज। 1980 के दशक में किशनगंज के पोठिया और ठाकुरगंज ब्लॉक में चाय बागान विकसित किए गए थे। ठीक है,
अब जिला मुख्यालय से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पर आप ठाकुरगंज की ओर जाने वाली सड़क के किनारे बेलवा में खूबसूरत चाय के बागान देख सकते हैं। वर्तमान में भी आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनिए। आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनना है। इसमें से 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार तो ऑप्शन ए सीवान, उसके बाद किशनगंज और उसके बाद मधेपुरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि। मधेपुरा का कितना, तो 30.65%, किशनगंज का 30.44% और सीवान का 22.25%। सबसे ज्यादा किसका, मधेपुरा का है। इसमें कम से ज्यादा पूछा था तो सीवान, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा। ठीक है, बिहार के बारे में समान जानकारी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बिहार राज्य का नाम बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ हो, यानी जो वैद्य विहार थे उनकी अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा। ठीक है, राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। मैंने बताया था 22 मार्च को जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी क्या है, पटना इसकी राजधानी। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद अन्य नाम से जाना जाता था ये पटना। राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका क्या है, भौगोलिक विस्तार है। इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक विस्तार जरूर ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, राज्य का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका है क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 345 मीटर इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। ठीक, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे भारत का कितना है, कितना प्रतिशत है, तो 2.86। इंपॉर्टेंट है पूरे भारत का। अगर बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो 2.86% है। बिहार की राजधानी पटना से सटे 9 जिले हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अरवल हो गया, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा कौन सा है, तो शिवहर सबसे छोटा है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी गया है। सबसे पश्चिमी तो आपका कैमूर है और सबसे पूर्वी जिला है तो किशनगंज है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे उत्तरी आपका पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी गया, सबसे पश्चिमी कैमूर और सबसे पूर्वी किशनगंज है। राज्य की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है। सामान्य वर्षा 1205 mm होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिले कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गया है। समुद्र तट से औसत दूरी 200 किलोमीटर की है इसकी। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो आपका 10,40,99,452 इसकी जो है जनसंख्या है। देश में तीसरा स्थान है इसका। राज्य की कुल जनसंख्या आपका इतना है 5 करोड़ करीब। और राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष लगभग 5,42,78,157 है और महिला जनसंख्या कितना है, तो 4,98,21,295 है। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सेदारी कितना है, तो 8.60% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे जब बड़ा जनसंख्या वाला कौन सा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार का नंबर आता है। ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि 25.42 है, देश में छठा स्थान है इसका। जनसंख्या घनत्व 1106 है, देश में प्रथम है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की है। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये सब। 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, मधेपुरा है। ठीक है, 31.12। सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि कौन सा है, गोपालगंज का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कितना है, तो कैमूर है। ठीक है, कैमूर है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, शिवहर का है। इस भभुआ। और नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या शिवहर की है। ठीक है, ये सब आप लोग डेटा ध्यान रख सकते हैं।
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 88.71 है और शहरी जनसंख्या कितना है तो 11.29 है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सारी आबादी पटना में है, न्यूनतम समस्तीपुर में है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग हावी है? बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा उद्योग जो है हावी है, यानी इसका सबसे ज्यादा कौन सा है? तो ऑप्शन ए अनाज आधारित उद्योग बिहार में सबसे ज्यादा है, ऑप्शन ए अनाज आधारित उद्योग। नेक्स्ट है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज उत्पादन के बारे में दिया है। पहला है रोहतास में पायराइट का सबसे अधिक भंडार है। दूसरा चूना पत्थर कैमूर, भभुआ यानी मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। सोने के भंडार जमुई में पाया जाता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें कथन सही है। देखिए, चूना पत्थर की बात करते हैं तो ये कैमूर में, मुंगियार और रोहतास में है। अब्रक नवादा, सिल्का भागलपुर, जमुई, नालंदा, मुंगियार और क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगियार और नालंदा। बॉक्साइट आपका रोहतास में आपका हो जाएगा। चीन की बात, चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी हो गया पे भागलपुर और मुंगियार। ये सब सोना जमुई में, ग्रेनाइट भागलपुर। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। पाराइट रोहतास में। नेक्स्ट है, भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर जाने वाले रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहा है भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर जाने वाले रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अंतिम है आपका अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कोपेन हेगन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये तो CWG, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस स्थान पर बनाया गया? बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है कहां पे? तो आपका कादिराबाद दरभंगा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी कादिराबाद दरभंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दुनिया का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जापान के मध्य होन्शु के एची प्रांत में बनाया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दिवंगत अभिनेता कुमुदल गांगुली, जिन्हें उनके मंच नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? अशोक कुमार का जन्म कहां पे हुआ था? तो भागलपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर। देखिए 68 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क शासन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, बिहार में तुर्क शासन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो बख्तियार खिलजी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल कौन बने? बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे। ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वर्ष 1920 ने 29 दिसंबर में बिहार और उड़ीसा का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वे वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 1920 में बने थे ये। ठीक है, तब उड़ीसा और बिहार एक में था। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के क्या थे? ये नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है, चौरी विद्रोह है ये, चौरी चौरा नहीं है, चौरी विद्रोह कब हुआ था ये? तो 1798 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1798 में चौरी विद्रोह हुआ था। कुछ विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। हो और मुंडा विद्रोह आपका 1920, 1820, 1827, 1899, 1900, 1860 से 1920 कई बार हुआ ये। विद्रोह से जुड़े लोग कौन थे? तो राजा परहाट। स्वरूप और उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ नई राजस्व नीति। कुल विद्रोह 1831 से 32। ठीक है, बुद्ध भगत, बिंदा राय और सुरगा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। भूमिज विद्रोह 1832 से 33 और संबंधित लोग गंगा नारायण और सब जो है अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था सब विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में इसके जो है नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू भैरव चांद ने इसका नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। इंपॉर्टेंट है ये। सपाहोर विद्रोह 1870, संबंधित लोग बाबा भागी रथ माझी, लाल हेब्रम और पाइका मुर्मू। ठीक है,
और प्रकृति, इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक भावनाओं पर प्रतिबंध के खिलाफ ये किया गया था विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से 99 में हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो 1865 के वन विनिमय अधिनियम के कारण आदिवासी भूमि के अलगाव के खिलाफ ये किया गया था। ताना भगत 1914 में किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये। उरांव ने आंदोलन शुरू किया था, इसे उरांव आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। जतरा भगत इसके मुख्य नेता थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो साहूकारों और ठेकेदारों के खिलाफ यह किया गया था, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है, उड़ीसा को बिहार से किस वर्ष अलग किया गया था? मैंने बताया था 1936, 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1936 में किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान ये सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह सक्रिय था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता की स्थापना की थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो ये दीपावली त्योहार के दौरान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीपावली। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे। वे 1942 में दीपावली के अवसर पर भागने में सफल हो गए, जब कई गार्ड छुट्टी पे थे। यह एक साहसिक भागने की घटना थी जिसने जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बना दिया। इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। इन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, पहली बौद्ध परिषद कहां बुलाई गई थी? पहली बौद्ध परिषद या संगीति कहां बुलाई गई थी? तो राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहला आपका राजगृह में हुआ था, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इंपॉर्टेंट है ये, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु उस समय शासक था। दूसरी वैशाली में हुई थी, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता सब्बकामी या सुबुकामी ने किया था। और उस समय राजा कौन था, शासक कौन था? कालाशोक था। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, इसकी अध्यक्षता मोगल पुत्तिस ने किया था। और उस समय शासक कौन था? तो अशोक था। चौथी कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्ष वसुमित्र थे और अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे। और जो है कनिष्क क्या थे उस समय? शासक थे। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका एक ट्रिक भी है, देखिए, ए के तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये ध्यान रखिए किसके समय में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, इसको देख लीजिएगा, डिटेल से दिया है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अभी मैंने पढ़ा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक सभी को पता होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर यह बहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां ध्यान रखिएगा, इसके सहायक नदियां आपका सुन कोसी, अरुण, तमूर, ठीक है, इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात ये कहां पे है? कैमूर में स्थित है। ऑप्शन बी, कैमूर में आपका तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और जो है जलप्रपात दिए हैं, जैसे आपका काकोला जलप्रपात, ये नवादा में है, इंपॉर्टेंट है ये। काकोला जलप्रपात नवादा में है। करकट झरना ये आपका कैमूर जिले में, कैमूर पहाड़ियों के पास स्थित है ये। और कैमूर जो वन्य जीव अभयारण्य इसी के निकट स्थित है। तेलहार झरना ये भी आपका कैमूर में है। धुआं कुंड इंपॉर्टेंट है ये। धुआं कुंड जो है आपका ये कहाँ पे है? तो ये रोहतास जिले के सासाराम शहर में आप स्थित है, रोहतास जिले में सासाराम। मंझार कुंड ये रोहतास जिले के सासाराम में आप स्थित है। मंझार कुंड कर्मनाशा नदी पर स्थित है ये। दुर्गावती जलप्रपात बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, रोहतास जिले में स्थित है। सुवारा जलप्रपात ये आपका रोहतास जिले में स्थित है, ठीक है।
कैमूर जिले के बारे में दिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की ऑक्सबो झील कौन सी है? ऑक्सबो मतलब गोखुर झील, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है ये कांवर झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस जिले में स्थित है ये? तो ये बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेगूसराय में यह स्थित है। सागर पोखर, इसकी बात करते हैं, ये कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में स्थित एक तालाब है ये सागर पोखर। कांवर झील मैंने बताया अभी बेगूसराय में है और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है और ये रामसर स्थल भी है ये। मुचलिंडा झील ये बोधगया में स्थित है, ठीक है। मुचलिंडा कहाँ पे है? बोधगया में है ये। घोड़ा कटोरा ये आपका नालंदा जिले के राजगीर के पास स्थित है, घोड़ा कटोरा झील। और कुशेश्वर स्थान ये कहाँ पे है आपका? दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है ये, ठीक है। गोगाबिल ये आपका कटिहार, यहाँ पे कटिहार होगा, कटिहार जिले में स्थित है गोगाबिल झील। अनुपम झील, तो ये आपका अनुपम झील एक प्राकृतिक झील है जो बिहार के कैमूर क्षेत्र में पाई जाती है, अनुपम झील। मत्स्य गंधा झील, तो ये आपका मत्स्य गंधा झील ये आपका सहरसा जिले में पाई जाती है, ठीक है। खड़गपुर झील, खड़गपुर झील बिहार राज्य के दरभंगा जिले के कुशेश्वर में स्थित एक झील है, ठीक है। घोघा ये आपका कटिहार के मनिहारी में स्थित है, घोघा झील। जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है और सिमरी बख्तियारपुर झील ये सहरसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा स्वर्ण का भंडार है? आ चुका है प्रश्न, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा स्वर्ण का भंडार है? तो जमुई में सबसे बड़ा स्वर्ण का भंडार है, सोने का भंडार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई सुझाव भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।